अपनी जन्मभूमि पर अभिमान कीजिए। लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसे मान दीजिए। अधिकार सभी मिल जाएंगे आपको, कर्तव्य समझकर पहले मतदान कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्सव धर्मिता यही कहती है कि उत्साह कितना बड़ा है। लोकतंत्र की जब बात आती है और लोकतंत्र के महापर्व की जब बात आती है तो उत्साह के साथ साथ समझ, सूझबूझ, जिम्मेदारी भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो चलिए अपने इस समझ और सूझबूझ का तो परिचय देते ही हैं, लेकिन आज एक खास चर्चा करेंगे इस महापर्व पर। और हमसे अपने ज्ञान और विचार को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपनी चिंतन धारा से जीवन पथ को सिंचित और अपने कर्म पथ पर निरंतर प्रयत्नशील श्री राकेश सिंह जी। आप बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में आपका। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया, इसके लिए स्टूडियो का आप सभी का बहुत बहुत आभार। अभी जो मौजूदा देश के हालात हैं वो चुनाव की प्रक्रिया से हमारा देश दो चार हो रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और आप लोग चूँकि ऐसे पद पर हैं, ऐसे विभाग से जुड़े हुए हैं जिसकी जिम्मेदारी तो यूँ भी राष्ट्र के गौरव के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो अभी की स्थिति और परिस्थिति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, हमें दो मोर्चों पे काम करना पड़ रहा है। एक तो हमारे विभागीय जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी नीतियां हैं, स्कूल खुल गए हैं, स्कूल कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोगों ने खोला है। अभिभावकों से हम लोगों ने शपथ पत्र भी लिया है कि जो अपने बच्चे को भेजना चाहें वो स्कूल में भेज सकते हैं और नहीं भेजना चाहें तो उनको हम ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन कंटेंट भी हम बच्चों को दे रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना और बच्चों का वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती है जी। तो हम लोगों ने पूरा फोकस किया है कि 15+ और 14+, कोई बच्चा, लगभग 1,70,000 बच्चे यहाँ वाराणसी जनपद में थे जी। और मोस्ट ऑफ 90% हम लोगों ने वैक्सीनेशन करा दिया है। एक तो चुनौती ये है कि इस कोविड के समय में बच्चों को हम शिक्षा दीक्षा कैसे सुचारू रूप से जारी रख पाएँ। दूसरा, चुनाव का भी महापर्व चल रहा है। जाहिर सी बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग की लगभग 10,000 शिक्षकों की वाराणसी जनपद में एक बड़ी सी टीम है और सारे शिक्षकों को इस महापर्व में किसी न किसी चुनौती पर, किसी न किसी मोर्चे पे लगाया गया है जी। तो उनको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और मतदान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी प्रशासन द्वारा दी गई है और उसका हमारा विभाग सम्यक ढंग से निर्वहन कर रहा है। निश्चित तौर पे मतदान के लिए जागरूकता अभियान एक बड़ा काम होता है। ऐसे में जो चुनौतियां अभी की हैं वो कुछ और भी हैं, तो उनको लेकर के किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है और क्या जागरूकता ज़रूरी है लोगों के बीच में? देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है जी। क्योंकि बनारस जनपद में जो गत आम निर्वाचन हुए थे उसमें पोलिंग परसेंट 57% ही था जी। जो निस्संदेह हम सभी के लिए चिंता और चुनौती का एक सबब है जी। पर्याय है और प्रशासन इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि कैसे हम इससे पार पाएँ और मत प्रतिशत बढ़ा पाएँ जी। चूँकि यह नगरीय क्षेत्र होने के नाते मत प्रतिशत थोड़ा कम हो जाता है, ग्रामीण इलाके बहुत कम है, लेकिन इस बार सरकार का ग्रामीण और नगरीय दोनों इलाकों पर विशेष फोकस है। प्रशासन स्तर से सम्मिलित रूप से मतदाता जागरूकता, जो कार्यक्रम स्वीप के नाम से जाना जाता है जी। सिस्टमैटिक वोटर्स प्लान एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है जी। उसके तहत हर विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसी के क्रम में हमारे विभाग को भी काफ़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनको मैं आपके विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें बच्चों का उपयोग कैसे किया जाए जी। कैसे बच्चे हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं मतदाता जागरूकता अभियान में। तो हम सभी ने प्रशासन के सहयोग से एक संकल्प पत्र का प्रारूप विकसित कराया और लगभग 8 लाख बच्चे हैं वाराणसी जनपद में कक्षा 1 से 8 तक के एजुकेशन में। 2 लाख बच्चे सीधे परिषदीय स्कूलों में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे एडेड इंटर कॉलेजेस हैं, अल्पसंख्यक हैं, प्राइवेट हैं, CBSE हैं, ICSE, जितने भी हमारे बोर्ड के स्कूल हैं, सभी बच्चों तक हम लोगों ने संकल्प पत्र पहुंचाने का काम किया जी। और उस संकल्प पत्र पे उनके माता पिता या उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर करके हम लोगों ने मंगाने का काम किया। इस तरह से लगभग 16 लाख मतदाताओं ने शपथ ली है
कि हम सब आगामी 7 मार्च को वाराणसी जनपद में जो मतदान होने जा रहा है उस पे हम प्रतिभाग करेंगे। न केवल वोट करेंगे बल्कि एथिकल वोटिंग को भी हम लोगों ने वोटर्स को ट्रेन करने का काम किया है। इसके लिए सबसे अधिक चिंता का विषय हमारे उन बूथों पर था जहाँ पर लो परसेंटेज थे। किसी बूथ पे तो काशी विद्यापीठ में BHU के एरिया में 28-25% तक भी वोटिंग हुई थी। तो हम लोगों ने इस बार उन बूथों को विशेष रूप से छांटा है। पूरे जनपद के कुल 8 विधानसभाओं में से हम लोगों ने 20% बूथ जो लोएस्ट वोटिंग के थे, हर विधानसभा के 20% बूथ जो लोएस्ट परसेंटेज के थे उसको हम सभी ने छांटने का काम किया है। और उन 20% बूथों पर मन एक विधानसभा में 60 से 70 बूथ आ रहे हैं। ओवरऑल पूरे ब्लॉक, पूरे ज़िले और पूरे गांव स्तर पर ये गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। लेकिन जो ये बूथ हैं कम मतदान प्रतिशत वाले, उस पे हम विशेष फोकस कर रहे हैं। वहाँ पर हम मतदाता जागरूकता दौड़ करा रहे हैं, मतदाता जागरूकता की झांकी निकल रही है, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हो रही हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, लोगों को शपथ दिलाई जा रहे हैं और एथिकल वोटिंग के बारे में जानकारी दी जा रही कि हमें कैसे अपने मत को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही व्यक्ति को देना है, किसी लाभ, लोभ या प्रलोभन में अपने मत को हमें बेकार नहीं करना है, इसकी भी शिक्षा दी जा रही। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने तमाम छोटे छोटे टेलीफिल्मों का भी निर्माण किया है जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने खुद अभिनय किया है। उन फिल्मों के माध्यमों से, गीत संगीत के माध्यम से तमाम तरह की गतिविधियां करके हम सभी मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। जी, यानी कि जीवन के हर पहलू को जोड़ते हुए और हर अंग को जोड़ते हुए हर तरीके से प्रयास ये किया जा रहा है कि हमारे जो मतदाता हैं वो जागरूक हों और अपने मत की कीमत को समझें, क्योंकि हमारा लोकतंत्र तो बना ही है हमारे लिए, हमारे द्वारा और हम सभी का। तो ऐसी स्थिति में हमारा सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने एक बात कही कि एथिकल वोटिंग कैसे हो जो है, तो इस पे थोड़ा सा इस कार्यक्रम के माध्यम से भी अपने दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि इसका कहने का क्या आशय है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझा। देखिए, एथिकल वोटिंग का तात्पर्य इस बात से है कि जो हम मत देने जाएं या हम मत करने जाएं तो किसी लाभ से प्रेरित होकर नहीं, किसी राग द्वेष से, जाति धर्म से प्रेरित होकर के हम मतदान ना करें, स्वच्छ, निष्पक्ष, निरपेक्ष मतदान करें। इसके लिए प्रशासन भी सक्रिय है। प्रशासन के तमाम दस्ते बने हैं जो कि लोगों के वाहनों को चेक कर रहे हैं, एक लिमिट के बाद कितना धनराशि आपके पास होनी चाहिए, वो किस तरीके से आप अपने पास रख रहे हैं, इन सारी चीज़ों की भी छानबीन हो रही है। न केवल प्रशासनिक सतर्कता बल्कि जितने भी विभाग हैं यहाँ पर पूरे जनपद में हर एक व्यक्ति किसी न किसी विभाग से जुड़ा है, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, चाहे पर्यटन का है, माध्यमिक का है, बेसिक का है, पंचायत का है, आंगनवाड़ी का है, दिव्यांग का है, अल्पसंख्यक का, हर विभागों को ये जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी स्तर पे तो जो प्रयास हो रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह के दस्ते बनाए गए हैं, चेकिंग के अभियान चल रहे हैं और लोगों को ऐसी जो गतिविधियाँ हैं उनको हतोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। न केवल इतना ही बल्कि हमारे स्तरों पर भी जिन विभागों का मैंने नाम लिया उन विभागों को भी कहा गया है कि आप अपने स्तर से एथिकल वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को शपथ कराइए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों के बीच में जाइए और इस बात का आश्वासन लीजिए, इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो अपने मतदान को सही तरीके से करें। और इसमें प्रभाव भी बहुत सकारात्मक अब दिखाई देने लगे हैं। हम जो बातें बता रहे हैं अब सकारात्मक रूप से सबके मन को भा रही हैं कि ये मत हमारा अधिकार है और इसको, इस पुनीत कार्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी अन्य तरीके से प्रभावित होकर हमें मतदान नहीं करना है। इस दिशा में हम सभी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कहने का आशय ये है कि क्षणिक लाभ को त्याग करके दूरगामी दृष्टिकोण अपना करके और अपने भविष्य को एक बेहतर तरीके से संजोते हुए कि
क्या बेहतर हो सकता है हमारे लिए। घोषणा पत्र को ज़रूर पढ़ें और देखें कि किसकी क्या मंशा है, वो कैसी सरकार लाना चाहता है हमारे लिए और हमारा फ़ायदा किस में ज़्यादा है, न कि हम ये देखें कि हमारा क्षणिक लाभ कहाँ पर हो रहा है। ऐसे में और भी जो चुनौतियां हैं, अभी कोरोना महामारी के दौर से हम लोग पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। हालांकि वैक्सीनेशन से काफ़ी कुछ संभव हो पाया है कि आज हम चुनाव कराने की स्थिति में हैं और बेहतर तरीके से हम उसको करा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां घर से निकलने से लेकर के वहां पहुंचने तक और वहां से लौटने तक हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने सवाल किया है जी। इसमें तो सबसे पहला फोकस हम सभी ने वैक्सीनेशन पर किया है जी। लगभग 1,70,000 बच्चे थे, मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ। 90 to 95% वैक्सीनेशन का हम लोगों ने काम कर लिया है जी। सरकार अगले चरण के लिए भी तैयारी कर रही है। 12+ का वैक्सीनेशन निकट भविष्य में होना है जी। उसके लिए भी हम लोग छात्रों को चिन्हित कर रहे हैं, वो छात्र कहाँ पर हैं और जब वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा तो वो कैसे मिलेंगे, इस पे भी हम सभी फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कोविड की जो भी गाइडलाइंस हैं, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, कोविड हेल्प डेस्क हो, ये सारे विद्यालयों में हम लोगों ने बनाने का काम किया है। इस जनपद में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत स्पष्ट आदेश कर रखे थे, कोई भी व्यक्ति ऐसा बचेगा जो कि वैक्सीनेशन नहीं कराया तो उसको वेतन नहीं दिया जाएगा जी। इसमें हम लोगों ने 150 लोगों के वेतन भी रोके थे। फिर जब उन्होंने वैक्सीनेशन करा के अपनी सर्टिफिकेट दे दी तो फिर हम लोगों ने वेतन जारी किया जी। तो सरकार इस पे सतर्क है और हर स्तर पे फोकस किया जा रहा है जी। और अभिभावकों को ये सुविधा भी दी गई है कि यदि वो चाहें, अगर उनको लगता है कि उनको स्कूल में कोई दिक्कत होगी, आने जाने में दिक्कत होगी, तो अपने बच्चे को घर से पढ़ाएं। हम उनको ऑनलाइन जो पढ़ाई की सुविधा है उसको मुहैया कराएंगे, उसके कंटेंट मुहैया कराएंगे। आप देख रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में इस कोरोना काल में हमारी ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत मदद की। जब हमने शुरुआत की तो हमें इतना नहीं पता था कि इतना सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए, फिर हर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, हर कक्षा के हो गए, न्याय पंचायत पे हो गए, ब्लॉक पे हो गए, और राज्य स्तर से जो सामग्री आती है, जो कंटेंट आते हैं, उन सारे को हम इस ग्रुपों में भेजते हैं। न केवल ग्रुपों में भेजा जाता है बल्कि उनके अभिभावकों द्वारा बच्चे जो हल करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो शिक्षकों के समक्ष लाया जाता है, खुद बच्चों के द्वारा लाया जाता है। और कभी कभी इस विशेष परिस्थितियां अगर होती हैं तो शिक्षक हमारे घरों पे जाकर पढ़ाने का काम किए हैं। हम लोगों ने बनारस की एक मेरा घर मेरा स्कूल या मोहल्ला क्लास के नाम से ये बनारस की संकल्पना थी। इसमें हम गांव के पढ़े लिखे लोगों की मदद लिए और क्षेत्रीय जो युवा थे, जो शिक्षा से इंटरेस्ट रखते थे, उनको हम लोगों ने बाल पथिक और युवा पथिक के रूप में जोड़ने का काम किया और उन्होंने कोविड काल की शिक्षा व्यवस्था को वाराणसी जनपद में बहुत अच्छे तरीके से संचालित करने में मदद की। बिल्कुल। तो कोरोना महामारी में ज़िंदगी रुकी तो ज़रूर, लेकिन पूरी तरह से कहाँ रुकती है ज़िंदगी। एक बार लड़खड़ाती है तो फिर संभलती है। ऐसा ही कुछ बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के साथ भी रहा। थोड़ा सा तो लगा कि एक बार की सब कुछ रुक न जाए कहीं, लेकिन फिर भी तमाम प्रयास से ज़िंदगी जारी रही और सारे काम भी व्यवस्थित रूप से किए जा सकें। अभी जो चुनाव की बात हम कर रहे हैं, मतदाता जागरूकता की बात कर रहे हैं, ऐसे में एक पहलू है हर घर का ऐसा, जिसे हम अपने घर के बुजुर्ग कहते हैं, वृद्ध कहते हैं, या कभी कभी कुछ शारीरिक अपंगता से, चुनौतियों से जूझ रहे लोग भी होते हैं। उनके लिए क्या कुछ सरकार ने या चुनाव आयोग ने कुछ विशेष व्यवस्था की है इस बार? देखिए, जितने पोलिंग बूथ जी सब पे रैंप बने हुए हैं। हमारे दिव्यांग मतदाताओं को कहीं कोई असुविधा ना हो, उनकी जो व्हीकल है सीधे हमारे पोलिंग बूथ के अंदर तक चली जाए जी। इस काम को हम सभी ने बेसिक और माध्यमिक और जितने बूथ हैं सब पे हम लोगों ने करने का काम किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हो चाहे दिव्यांग विभाग हो, इन सब मिलकर के एक बहुत अच्छी कार्य योजना के साथ इस बार चुनाव में आ रहे हैं और 80+ आयु वर्ग के जितने भी वोटर हैं या दिव्यांग जो वोटर हैं, उनके घर के आसपास उनको बूथ उपलब्ध कराने का काम निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हमारा जिला प्रशासन कर रहा है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दिव्यांग और वृद्ध मतदाता छूटने ना पाए, उनको हम बूथ पे ले आएँ और बूथ पे जो भी सुविधाएं उनको चाहिए सारी की तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। मॉडल बूथ भी बनाए जा रहे हैं, उनके हिसाब से बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर उनके लिए गाड़ियाँ भी रखी जा रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ तक आता है, उसके पास व्हील चेयर इत्यादि नहीं है, तो वो बूथों पे रहेंगी और उनसे ले जा कर के
हम लोग एक अच्छे माहौल में उन्हें वोट करानेंगे। और प्रयास ये हो रहा है कि सारे लोगों को, दिव्यांग और वृद्ध लोगों का मतदान हम कर सके। जो हमारे बड़े बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या हमारे जूनियर लेवल के बच्चे हैं, उनको भी हम सभी ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे वो अपने वृद्ध माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को बूथों तक लाएं। इसकी प्रेरणा उनको दी जा रही है और वो उस बात को अपने अभिभावकों तक बता रहे हैं कि हर हाल में हमें बूथों तक चलना है। तो प्रशासन ने इस बार विशेष व्यवस्थाएं की हैं दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए। बिल्कुल। और बात करना चाहेंगे आधी आबादी की, क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है घर के अंदर भी, समाज में भी और देश में भी जो है। ऐसे में महिलाओं का वोट प्रतिशत भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये बहुत ज़रूरी भी है। वाराणसी जनपद एक महानगर है, लेकिन आधी आबादी का वास्तविक प्रतिशत भी यहाँ पर लगभग 50% है। मैं बेसिक शिक्षा विभाग में खुद ही देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ आधी आबादी 50% पदों पर काम कर रही है। निसंदेह ये प्रतिशत पूरे ज़िले में बना हुआ है, भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न विभागों में। ऐसे में इसको मोटिवेट न करना या इसको साथ न लेके चल पाने से हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ नहीं पाएगा। जिस मंशा से हम सभी काम कर रहे हैं कि हमें मत प्रतिशत कैसे बढ़ाना है, इसमें इस आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान है। बेसिक शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी लोहता पूर्व माध्यमिक विद्यालय में रंगोली, पेंटिंग, वाद विवाद, फैंसी ड्रेस इत्यादि के कंपटीशन हुए थे, जिसमें बहुत सारे स्कूलों के बहुत सारे टीचर्स ने प्रतिभाग किया और उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट देने का काम किया है। और ये आधी आबादी हर गांव में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी ग्राम सभाएं हैं, सब पे कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहा है। इन कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता बहुत अच्छी फैल रही है। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हमारा बेसिक शिक्षा विभाग इसमें कुछ और भी नवाचार कर रहा है, आकर्षक तरीके अपना रहा है कि कैसे हम आधी आबादी को अधिक से अधिक जोड़ने का काम किया। हम इस मतदाता महिलाओं के लिए पिंक स्कूटी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। पिंक स्कूटी रैली निकाली जाएगी जिसमें सारी महिलाएं होंगी। और वो शहर के अमूमन घनी आबादी के सारे इलाकों में जाएंगी और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगी, प्रेरित करेंगी। और जिलाधिकारी महोदय इसके लिए हरी झंडी दिखा करके उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। पहली बार महिलाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हमारा बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा है और वो सिगरा स्टेडियम में वो प्रतियोगिता होगी। जनपद के कोने कोने से, हर क्षेत्र से महिलाएं आएंगी, उनकी क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच खेलने का काम करेगी। इसके अलावा हम 3 मार्च को मतदाता जागरूकता का महामेला लगाने जा रहे हैं सिगरा स्टेडियम में। उसमें महिलाओं की दौड़ की भी प्रतियोगिता आयोजित होगी, एक रिले रेस का भी आयोजन किया जाएगा, मतदाता जागरूकता से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे। और वाराणसी जनपद में हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि महिलाएं हर क्षेत्रों में बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के प्रदर्शन कर रही हैं। उनके द्वारा मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम को एक मिशन मोड पे लिया गया है और उसका परिणाम अब दिखने भी लगा है। लोग मुखर होकर आ रहे हैं और मतदान करने के लिए हर व्यक्ति ने कमर कस ली है कि हमें मतदान करना है और बनारस के मत प्रतिशत को एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाना। बिल्कुल, यानी कि वक्त आ गया है कि न सिर्फ अपने घर के भविष्य को संवारें बल्कि देश के भविष्य को भी संवारने में अपनी भूमिका को समझें, क्योंकि बिना हमारी सहभागिता के शायद एक बेहतर भविष्य देश का नहीं गढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी भी दी और हमारे मतदाताओं को आपने जागरूक भी किया। उम्मीद करते हैं कि हम अपने मताधिकार का न सिर्फ प्रयोग करेंगे बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सोच समझ कर इसका प्रयोग करेंगे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।